अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YD के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ SSC CGL के थ्रू। और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको यही बताता हूँ हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल के बच्चे भी सही से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर उनका पढ़ने का ढंग अच्छा है। उसी ढंग से इस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हेल्थ अबव फेथ इसका टाइटल है। सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बेस्ड है, अभी देखेंगे आगे। देखो, आज जो भी आप सीखोगे अप्लाई करोगे इस क्विज पे, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल के, सारी वोकैबुलरी इन सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। सब लोग एक कोशिश करो, वीडियो के लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। सबके मार्क्स 6 में से 6 आने चाहिए। 6 क्वेश्चंस आपके सामने है ना। चलिए शुरू करें। एक अनाउंसमेंट भी आज अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, सरप्राइज है आपके लिए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है हेल्थ अबव फेथ। देखिए, फेथ मतलब यकीन, आपका विश्वास। हेल्थ मतलब आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य है। कह रहा है यकीन से या विश्वास से ऊपर है हेल्थ हमारी। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से पहले है हमारी जान। और बात किस चीज़ की कर रहा है? ऑन कैंसलेशन ऑफ कांवड़ यात्रा। जो हाल ही में कांवड़ यात्रा होने वाली थी, एक रिलीजियस टूर होता है, पिलग्रिमेज होता है। कह रहा है इस तीर्थ यात्रा के कैंसलेशन की बात कर रहा है, रद्द होने की बात कर रहा है। अब डिटेल में देखेंगे पूरा माजरा क्या है इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। इसी टाइम पे वीडियोस पब्लिश होती हैं। अब एक बड़ी अनाउंसमेंट है। बहुत लोगों की डिमांड थी, सर राइटिंग प्रोग्राम चलाओ राइटिंग स्किल्स के ऊपर। तो एक प्रोग्राम आज से शुरू कर रहा हूँ। तकरीबन 60 बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। 120 सीट्स मैं इसमें रखने वाला हूँ, है ना, ज़्यादा मैं रख नहीं पाऊंगा। इसमें मैं आपको रोज़ टास्क दूंगा, रोज़ या वीकली आपको ना वीकली 2 या 3 टास्क मिलेंगे राइटिंग स्किल्स के ऊपर। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू। जो टास्क आप पूरा करोगे उसको रिव्यू करेंगे, है ना। तो ओवरऑल आपका एसे, समरी, आंसर राइटिंग UPSC की, आईलेट्स है, टोफेल्स है, समरी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए इस प्रोग्राम की आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, है ना। रात में इस ID पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, आप मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। आज से शुरू कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। कह रहा है SC lays down salutary principle that right to life must override religious sentiments। कह रहा है SC ले डाउन करता है। ले डाउन करने का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को सेटअप करना। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सेटअप करती है एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल को, एक बहुत ही अच्छे कानून को, कायदे को। और जो है सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है बहुत ही हेल्थफुल, है ना, बहुत ही अप्रोप्रिएट। अच्छा, एक प्रिंसिपल क्या है कि जो जीवन जीने का अधिकार है, जो राइट टू लाइफ है ना, वो ओवरराइड करना ही चाहिए, वो डोमिनेट करना ही चाहिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। आपकी जान आपके रिलीजियस सेंटिमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बाद में देखें, पहले ये देखें आपकी जान कितनी खतरे में आ रही है। समझ गए सेंटेंस को। सुप्रीम कोर्ट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है ले डाउन। ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ की नींव रखना। राइट टू लाइफ आपका दूसरा सब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन के बाद वर्ब है उसकी मस्ट ओवरराइड। मस्ट एक मॉडल वर्ब होती है, हमेशा अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव को लेगी। हालांकि राइट टू लाइफ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन पीछे वर्ब के एस नहीं लगाए, क्योंकि मॉडल वर्ब मस्ट, कुड, मे, माइट, हैव, है ना, ये सब के सब जो हैं अपने बाद में कभी भी एस को नहीं लेती हैं। अब देखने वाली चीज़, सैल्यूटरी वर्ड को नोट करें। कल ही आया था हेल्थफुल, सैल्यूब्रियस, होलसम, उसी का सिनोनिम है सैल्यूटरी। जो चीज़ आपके लिए अच्छी हो कहलाती है आपके लिए सैल्यूटरी। चलिए जल्दी से नज़र डालेंगे इस आर्टिकल में जो वोकैबुलरी यूज़ हुई है उसके ऊपर। ये वोकैबुलरी शीट है हमारी, सारे पुराने वर्ड्स 200-250 जो हो चुके हैं इस शीट में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से और डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो की कमेंट सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, कल वर्ड आया था होलसम, इसका मतलब होता है हेल्थफुल, अच्छा, डिसेंट। उसी का एक सिनोनिम मैंने आपको बताया था सैल्यूब्रियस। आज उसका एक दूसरा सिनोनिम आ गया एडवांस वाला, सैल्यूटरी। समझ गए ना। तो सैल्यूटरी वर्ड, होलसम वर्ड, सैल्यूब्रियस वर्ड, हेल्दी वर्ड सब एक दूसरे के सिनोनिम है। यहीं से आप जो है रिवाइज कर लेना। अब जो नए वर्ड्स हैं वो 3 ही आज, ओवरराइड, परटर्ब और सबसर्फिएंट। देखिए, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ के देखो। ओवर मतलब ऊपर, राइड मतलब सवारी। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर सवारी करे, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ को डोमिनेट करे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तब वो उसको ओवरराइड करती है।
जैसे द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स शुड ओवरराइड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स इन द पॉलिसीज ऑफ अ स्टेट। जो वेलफेयर है सिटीजन्स का, जो भलाई है लोगों की, उसको ओवरराइड करना चाहिए, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको डोमिनेट करना चाहिए। दूसरे सभी ऑब्जेक्टिव्स को, दूसरे सभी लक्ष्यों को सरकार की, स्टेट की किसी भी पॉलिसी में, पॉलिसी का एक ही महत्व होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, लोगों की भलाई, ना कि पैसे कमाए सरकार किसी भी पॉलिसी से। समझ गए ना। अब एक ओवरराइड का और मीनिंग भी होता है, वो होता है कैंसिल करना किसी चीज़ को। जब आप पहले वाली चीज़ के ऊपर बैठ जाते हो तो पहले वाली चीज़ को दबा देते हो, कैंसिल भी कर देते हो। जैसे द लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड्स द रूलिंग्स पास्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन द पास्ट। जो अभी अभी रूलिंग आई है, जो फैसला आया है हमारी द सुप्रीम कोर्ट का, वो कैंसिल करता है, ओवरराइड करता है, एन्यूल करता है सारे के सारे पास्ट के जो रूलिंग्स आई है दिल्ली हाई कोर्ट की, जो है पास्ट के अंदर, है ना। तो नया वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को कैंसिल करता है। ओवरराइड के दोनों ही वर्ड्स जो है सिनोनिम हो गए। इसका एक सिनोनिम होता है सुपरसीड, है ना, किसी को डोमिनेट करने के लिए। ध्यान रखना, इंग्लिश में अकेली ऐसी स्पेलिंग है जिसके लास्ट में सीड आता है, लेकिन सीड के सी ना लिख के एस से यूज़ करते हैं इसको। जहाँ भी आप सीड देखोगे ना, लास्ट में सी आएगा, ये इंग्लिश की अकेली एक ऐसी स्पेलिंग है जिसके लास्ट में SED वाला सीड आता है। डिटेल में बता रहा हूँ सारे वर्ड्स। अगला वर्ड है परटर्ब। परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, एंग्री, किसी बात पे नाराज या गुस्सा। द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर परटर्ब्ड हर डीपली। उसके फेलियर की न्यूज़ ने उसको परटर्ब कर दिया, उसको बहुत ही गुस्सा कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, है ना। एनॉय बोल दो, बॉदर बोल दो, एनरेज बोल दो। इसका नाउन फॉर्म होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है परटर्ब्ड या परटर्बिंग। परटर्ब वर्ब है, एडजेक्टिव फॉर्म परटर्ब्ड या परटर्बिंग। लास्ट वर्ड है आपका सबसर्वेंट। इसको आप सर्वेंट से याद रखें। जो आपका सर्वेंट है, आपका इन्फीरियर है, आपका सेकेंडरी है, वही सबसर्वेंट होता है। यूज करके दिखा देता हूँ। इन द पॉलिसीज ऑफ ए स्टेट ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सबसर्वेंट टू द कॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। एक स्टेट की पॉलिसी में, एक राज्य की नियमों में, नीतियों में सभी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सेकेंडरी होने चाहिए, सबसर्वेंट होने चाहिए, इन्फीरियर होने चाहिए उस कॉज के, उस कारण के जो है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स का। इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे पलट के लिख दिया है। सबसर्वेंट टू का मतलब है किसी चीज़ के बाद में आना, उसका सर्वेंट बन के उससे इन्फीरियर होना या उसका सेकेंडरी होना, है ना। सबमिसिव बोल सकते हो आप इसको। सब सर्वियंस इसकी नाउन फॉर्म होती है। 3 ही वर्ड्स है भाई, थोड़ा पढ़ लो लेकिन अच्छे से पढ़ो। चलिए फटाफट से समरी ले लो इस आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बोला है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद करो। सबसे पहले कोरोना में अपनी जान के लिए जो है हिफाजत से अपनी जान को रखो। कोई कांवड़ यात्रा ज़रूरी नहीं है, कोई बकरा ईद पे जो है रिस्ट्रिक्शंस को खोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप खोलते हो तो अपने लोगों की जान पे खेल करके आप इन कामों को करवाते हो। लेकिन उसके बावजूद जो है केरला ने बकरा ईद पे छूट दे दी, जिसकी वजह से केरला में हम केसेस भी देख रहे हैं। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो नई बात बोली है ना, बड़ी अच्छी बात बोली है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जान के आगे कोई अहमियत नहीं है। और जो केरला ने काम किया बकरा ईद पे लोगों को छूट दे करके, बहुत गलत किया। केरला और वहाँ की पॉपुलेशन इस चीज़ की कीमत आज की डेट में कोविड केसेस के रूप में चुका भी रही है। कह रहा है हम वेलकम करते हैं इस रूलिंग का। ऐसी रूलिंग के ऊपर देश के और हर राज्य की सरकार को चलना ही चाहिए। समझ गए ना? बस यही समरी है इसकी आज की टोन है कैसी भाई? वेलकमिंग। पूरी रूलिंग को वेलकम कर रहा है तो वेलकमिंग टोन है। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 सेंटेंस में उसका आंसर करना है सभी को कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, कोविड की वजह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ को ठप करना कितना जायज़ है? कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा, बकरीद की सेरेमनी, क्या आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके और मेरे लिए, या फिर कोविड के लिए, कोविड से बचने के लिए घर पे रहना, अपने आप को महफूज रखना? 3 सेंटेंस में आंसर करना और दिमाग से सोचना, मन से मत सोचना, है ना। दिमाग से सोच के आंसर करना। मेरा आंसर आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। इसी वीडियो की मैं भी आपके साथ लिखता हूँ। चलिए, करेक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी हायर विजडम टू नो दैट देर इज कंसीडरेबल रिस्क टू पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग मैसिव रिलीजियस गैदरिंग्स इन द मिस्ट ऑफ अ पैंडेमिक। कह रहा है इसको ज़रूरत नहीं है, इट डज़ नॉट रिक्वायर। रिक्वायर मतलब ज़रूरत होना। कह रहा है इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी हायर विजडम की
किसी भी बहुत बुद्धिमानी की। और किस काम के लिए? नो करने के लिए, जानने के लिए इस चीज़ को, दैट ये कि एक बहुत ही कंसीडरेबल रिस्क है, एक बहुत ही बड़ा जोखिम है लोगों के स्वास्थ्य को, हेल्थ को, उनकी जान को। और किसके दौरान? बड़ी बड़ी मैसिव रिलीजियस गैदरिंग्स के दौरान, बड़ी बड़ी धार्मिक सभाओं के दौरान। और कब? बीचों बीच, इन द मिस्ट ऑफ अ पैंडेमिक, एक महामारी के। तो कह रहे कोई बहुत बड़ा आपको ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को जानने के लिए कि बड़ी बड़ी रिलीजियस गैदरिंग्स जो हैं महामारी के बीच में लोगों की जान पर रिस्क डालती हैं। समझ गए सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है। इट सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है डज नॉट रिक्वायर। दूसरा सब्जेक्ट है आपका रिस्क, इसकी वर्ब है इज। वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले इसलिए रखिए क्योंकि क्लोज शुरू हो रहा है देयर से। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, हमेशा ये डमी सब्जेक्ट का काम करेगा। ट्रू सब्जेक्ट जो होता है ऐसे केस में वर्ब के बाद में रखा जाता है। कंसीडरेबल मतलब बहुत बड़ा हो, सब्सटेंशियल हो, सिग्निफिकेंट हो, जिसको आप नज़रअंदाज ना करें, जिसको आपको कंसीडर करना ही पड़े। इन द मिस्ट ऑफ मतलब अमिड बोल दो या बीचों बीच बोल दो, किसी चीज़ के चलते, है ना, इन द मिस्ट ऑफ। कह रहा येट इट टुक सम प्रोडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर यूपी टू कैंसिल द एनुअल कांवड़ यात्रा। कह रहा फिर भी, येट फिर भी, इट टुक इसको ज़रूरत पड़ी, इट टुक या इसको इसने लिया, और किसको? थोड़ी सी प्रोडिंग को। प्रोडिंग का मतलब होता है, देखो प्रोड वर्ब मैंने आपको बताई हुई है, जानवरों को लकड़ी से चराते हो ना आप उनको बताते हो कि भाई यहाँ चलना है वहाँ चलना है, उस एक्शन को बोलते हैं प्रोड करना। कह रहे फिर भी इसको ज़रूरत पड़ी डायरेक्शंस की, प्रोडिंग की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और किसको? उत्तर प्रदेश के लिए, कि वो कैंसिल करे एनुअल कांवड़ यात्रा। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही कैंसिल की है यूपी ने, नहीं तो यूपी तो कांवड़ यात्रा को करवाने ही जा रहा था। समझ गए? इट की वर्ब है टुक। प्रोडिंग मैंने आपको समझा दिया, जानवरों को डायरेक्ट करने को बोलते हैं प्रोडिंग। इंसानों को भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड आया ना जानवरों से आया है। लकड़ी लेकर के आप जाते हैं ना उनको साथ में चराने, इसको गॉड करना भी बोलते हैं, नच करना भी बोलते हैं, शॉव करना भी बोलते हैं, किसी को किसी तरफ डायरेक्ट करना, पुश करना। कह रहे द यात्रा इन विच कांवड़ीज डिवोटीज ऑफ शिवा मेक अ पिलग्रिमेज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द गंजीज वॉज नॉट हेल्ड लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड-19। कह रहा है जो यात्रा है, ये जो कांवड़ यात्रा है, जिसमें जो कांवड़ीज होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं लॉर्ड शिवा के, भगवान शिव के भक्त होते हैं, कह रहा है इस यात्रा में ये कांवड़ीज मेक करते हैं एक पिलग्रिमेज को, एक तीर्थ यात्रा को। और क्यों भाई? कलेक्ट करने के लिए वाटर को गंगा रिवर से। कह रहा है ये यात्रा जो है ना, ये हेल्ड नहीं की गई थी लास्ट ईयर, पिछले साल भी, कोविड-19 की वजह से। तो बता रहा है भाई पिछले साल भी नहीं हुई थी और इस साल भी यात्रा को कैंसिल किया गया है। समझ गए ना? यात्रा की वर्ब है वॉज नॉट हेल्ड पैसिव वॉइस में। कांवड़ीज की वर्ब है मेक, कांवड़ीज करते हैं पिलग्रिमेज को मेक, और यात्रा को हेल्ड नहीं किया गया था। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना जरूरी है, नहीं मिलाओगे तो सर पैर ही नहीं आएगा आपके हाथ में सेंटेंस का, कैसे बना है आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखने वाले वर्ड्स देख लो। पिलग्रिमेज का मतलब होता है क्रूसेड या होली ट्रिप, तीर्थ यात्रा बोलते हैं हिंदी के अंदर। अब देखो पिलग्रिमेज से बिल्कुल उल्टे वर्ड्स हैं हमारे पास कुछ इंग्लिश में, सैक्रिलिज, ब्लास्फेमी और प्रोफेनिटी। तीनों का मतलब होता है धर्म का अनादर करना, किसी के रिलीजन्स की तौहीन करना, है ना। मोहम्मद साहब के किसी ने कार्टून बना दिए, लॉर्ड शिवा के बारे में किसी ने गलत बात लिख दी, तो ये सब के सब सैक्रिलिज, ब्लास्फेमी या प्रोफेनिटी की कैटेगरी में आते हैं। ये वर्ड्स अलग वर्ड्स हैं, ये वर्ड अलग वर्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिवोटी का मतलब होता है भक्त, एडरेंट बोल दो, बिलीवर बोल दो, है ना, लॉर्ड शिवा के। कह रहा है दिस ईयर, ये ड्यू टू ओइंग टू वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, बहुत वीक एरर होती है। कायदे से यहाँ पे ओविंग टू आना चाहिए। अगर आप अभी अपने नोट्स खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे ड्यू टू गलत है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, तो आप इस एरर को तभी मार्क करें जब आपको कोई और एरर सेंटेंस में ना मिले। कह रहा दिस ईयर इट वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन जुलाई 25। कह रहा इस साल ये शेड्यूल थी, पिछले साल तो कैंसिल हो गई थी, इस साल इसका शेड्यूल बना हुआ था स्टार्ट होने का जुलाई 25 से। दिनों के नाम से पहले, वारों के नाम से पहले हमेशा ऑन को लगाएं, लेकिन दिस, दैट, नेक्स्ट, अपकमिंग, प्रीवियस, लास्ट ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऑन या इनको कभी भी यूज ना करें दिनों के और वारों के नाम से पहले। कई बार कर चुके हैं कॉन्सेप्ट। कह रहा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपीयर्ड keen that the pilgrimage be held this year and had convened a meeting on July 9th to discuss preparations and security arrangements along with putting measures in place to avoid the spread of COVID-19 infection। अब बता रहा है यूपी का प्लान क्या था। यूपी के जो सीएम साहब है योगी आदित्यनाथ जिनका नाम है, ये दिखाई दिए बिल्कुल कीन, बिल्कुल एंथुजियास्टिक, जोश में आए हुए, उतारू।
कह रहे योगी आदित्यनाथ बहुत उतारू थे, जोश में आए हुए थे, दिखाई दिए ऐसे। और किस काम के लिए कि जो पिलग्रिमेज है, ये जो तीर्थ यात्रा है रखी जाए इस साल। पिछले साल हो गई होगी कैंसिल, लेकिन इस साल इनका मन था रखवाऊंगा, करवाऊंगा इस यात्रा को। और कह रहे ये कन्वीन भी कर चुके थे, ये बुला भी चुके थे एक मीटिंग को जुलाई 9 को डिस्कस करने के लिए तैयारियों को और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को, साथ ही साथ पुट इन प्लेस करने के, इंतजाम करने का उन मेजर्स को, उन कदमों को जो थे अवॉइड करने के फैलाव को कोविड-19 इन्फेक्शन के। तो ये सारी एहतियात के साथ में यात्रा करवाने के पक्ष में थे, पूरी तरह से कीन थे, ऐसा हमें दिखाई दिए। अब आओ इसमें देखने वाले सब्जेक्ट वर्ब्स। योगी आदित्यनाथ की वर्ब है अपीयर्ड, पिलग्रिमेज की वर्ब है बी हेल्ड, और दूसरी वर्ब है पिलग्रिमेज की, सॉरी आदित्यनाथ की हैड कन्वीन्ड। आदित्यनाथ अपीयर भी हुए, आदित्यनाथ कन्वीन भी कर चुके थे। दोनों काम जो है आदित्यनाथ ने किए हैं, दोनों इनकी वर्ब है। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, पुट इन प्लेस का मतलब होता है ब्रिंग करना, इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को सबके सामने लेकर के आना। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट देखने वाला। अब पूछोगे सर ये बी हेल्ड क्या है, पेपर में आ गया तो कैसे पता लगेगा मुझे ये सही है गलत है? तो ध्यान से समझो, बड़ा आसान है। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड इसको बोलते हैं। पहले समझ लो ये होता क्या है, फिर समझेंगे कब लगाया जाता है। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड होता क्या है, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब। वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव जो जहाँ पे यूज हो वहाँ पे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड आप सोच लेना लगा हुआ है। कैसे लगा है? द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजेज द प्रिजनर। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज करे प्रिजनर को। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड क्या बोलता है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने रिलीजियस यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के बिना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द प्रिजनर। अब आपके दिमाग में आएगा सर एडमिनिस्ट्रेशन तो सिंगुलर है, ये क्या कर रहे हो, पीछे का एस क्यों निकाल दिया? अरे मेरे भाई यही प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है, बेयर इन्फिनिटिव को यूज़ करता है, इसी तरीके से यूज़ होता है। समझ गए? इसकी निशानी क्या है, आप इसमें बीच में शुड मान ले, शुड लगा हुआ है, आप ऐसा समझ लें बीच में शुड लगा हुआ है, और मीनिंग भी ऐसा ही आएगा। कोर्ट का ऑर्डर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीज कर देना चाहिए कैदी को, बंदी को, प्रिजनर को, है ना। ये शुड लगाना नहीं है, सिर्फ शुड बता रहा हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो। शुड के बाद में रिलीजियस वैसे भी नहीं आता, आपको निशानी बैठ जाएगी, रिलीज ही लगाना है। वैसे ही द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर रिलीजेज द एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि प्रिजनर को रिलीज किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब यहाँ पे आपको पैसिव चाहिए, आप क्या करो, शुड को तो बीच में लगा लो, शुड को तो बीच में लगा लो। अब क्या लिखोगे, शुड बी रिलीज्ड। पैसिव वैसे ही बनता है ना वही मॉडल्स का, शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस शुड को सिर्फ मानना है, लगाना नहीं है। अब सेंटेंस क्या बना, कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर बी रिलीज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब ये बी रिलीज जो आप देख रहे हो, यही स्ट्रक्चर आप यहाँ भी देख रहे हो। इसने भी यही बोला, आदित्यनाथ ने, यकीन था कि पिलग्रिमेज बी हेल्ड दिस ईयर। बीच में शुड लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, शुड बी हेल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर समझ गए? अब देखो ये कब लगाना है, जब आपको किसी काम को करने की विश हो, इच्छा हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, नेसेसिटी हो, इसेंशियलिटी हो। जब आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाएं या ऐसा मीनिंग आपको दिखे, तब आप पीएसएम को, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करें, बेयर इन्फिनिटिव को लगाएं। अब योगी आदित्यनाथ भी बड़ा कीन था, बड़ा उतावला था कि करवानी है। इन साहब को ऐसा लगा तो इन्होंने प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को यूज़ कर दिया। समझ गए ना? बड़े आगे चलो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आता है, इसको एरर वाले क्वेश्चन में आप कब देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है हाउएवर द कोर्ट वाज परटर्ब्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ द प्लान टू कंडक्ट द यात्रा रिजल्टिंग इन इनिशिएशन ऑफ सुओ प्रोसीडिंग्स। अब कैसे योगी आदित्यनाथ जी के जो प्लान थे उस पर कोर्ट ने पानी फेरा, बता रहा है। कह रहा हालांकि जो कोर्ट थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी, परटर्ब थी। देख लिया ना डिस्टर्ब वर्ड आपने, परटर्ब, किसी चीज़ से गुस्सा, नाराज या खफा होना। कह रहे लेकिन कोर्ट बड़ी गुस्सा हो गई इन रिपोर्ट से जो इस प्लान की थी यात्रा को कंडक्ट करने के। और कैसे हुई है गुस्सा, रिजल्ट करते हुए इनिशिएशन में, फलस्वरूप इनिशिएशन को, शुरुआत के, इनिशिएशन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, और किसकी, सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स की, ऐसी प्रोसीडिंग्स की, ऐसी सुनवाई की जो कोर्ट अपने खुद की मर्जी से कर रही है, प्रोएक्टिवली कर रही है, किसी ने कोई रिट को, याचिका को नहीं लगाया। तो कोर्ट बड़ी खफा हो गई, गुस्सा हो गई इस प्लान को सुन के, और रिजल्ट कर गई एक इनिशिएशन में, शुरू कर दिया सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स को। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, कोर्ट की वर्ब है वॉज परटर्ब्ड, परटर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब्ड, बॉदर्ड, एंग्री, ट्रबल्ड। रिजल्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब कोर्ट गुस्सा हुई, उसके गुस्सा होने से ये रिजल्ट निकला कि कोर्ट की एक नई प्रोसीडिंग शुरू हो गई। दो काम एक साथ हो, पहला काम मेन वर्ब, दूसरा काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलिए, कह डिसएग्रीइंग विद इवन द आइडिया ऑफ ए सिंबॉलिक यात्रा इन डेफरेंस टू रिलीजियस सेंटिमेंट
द कोर्ट हैड रीआइटरेटेड अ प्रिंसिपल दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट प्लेसेस। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे डिसएग्री होते हुए, अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए, अपने डिसएग्रीमेंट को दिखाते हुए, यहाँ तक की जो आइडिया है, जो विचार है सिंबॉलिक यात्रा का। सिंबॉलिक यात्रा मतलब एक सिंबल के तौर पे 4-5 कावड़ी जाएं और समझ ले पूरे साल की सबकी यात्रा को सिंबल के तौर पे हमने पूरा कर लिया है। कह रहा है यहाँ तक कि इस आइडिया से भी डिसएग्री करते हुए, और डेफरेंस में, डेफरेंस का मतलब होता है किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए रेफरेंस। तो कह रहा है यहाँ तक कि ऐसे एक आइडिया से जो धर्म की रिस्पेक्ट में था, उससे डिसएग्री होते हुए कोर्ट ने रीआइटरेट कर दिया, कोर्ट ने दोहरा दिया एक प्रिंसिपल को। अब कौन सा प्रिंसिपल है? जिसको पैसिव वॉइस में ऑब्जर्व किया जा रहा है, और कहाँ पे? ज़्यादातर जगहों पे, मोस्ट प्लेसेस में। अब बता रहा है वो प्रिंसिपल क्या है? द आइडिया दैट द हेल्थ ऑफ पब्लिक एंड देयर लाइफ, राइट टू लाइफ आर पैरामाउंट। आइडिया ये है कि हेल्थ जो है ना पब्लिक की, और उनका जो अधिकार है जीवन जीने का, राइट टू लाइफ है, वो पैरामाउंट है, वो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? तो इस विचार को कोर्ट ने सबके सामने रखा, बोले इसी पे ही हमें काम करना है। अब आओ सेंटेंस में देखने की चीज़ें। रिआइट्रेट का मतलब होता है एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना, किसी चीज़ पे जोर देना, दोहराना। कोर्ट की वर्ब है रिआइट्रेटेड, है ना, हैड रिआइट्रेटेड। लेकिन जब कोर्ट इस चीज़ को दोहरा रही थी, तभी वो डिसएग्री भी कर रही थी सिंबॉलिक यात्रा से। तो डिसएग्रीइंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ऐसी ही चीज़ें हम सीखने वाले हैं अपने राइटिंग स्किल्स के कोर्स में, कैसे अपने पार्टिसिपल को यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ करें, है ना, इसी तरह की चीज़ों को हमें सीखना है। दैट की वर्ब है इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। मोस्ट का एक छोटा सा रूल है, अगर आपको नाउन से पहले लगाना है और मीनिंग चाहिए ज़्यादातर का, तो मोस्ट लगाएंगे बिना द के। और अगर एडजेक्टिव से पहले लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है एडजेक्टिव की, तो मोस्ट को लगाएंगे द के साथ। यहाँ पे नाउन से पहले लगाए तो मोस्ट से पहले आप द को नहीं देख रहे हो। अगर कोई एडजेक्टिव होता और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे होते, तो उस केस में द को लगाना पड़ता मोस्ट से पहले। हेल्थ और राइट दोनों की वर्ब है आर। पैरामाउंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। कह रहा ऑल अदर सेंटिमेंट्स, ऑल्बीट रिलीजियस, are subservient to the most basic fundamental right the court had observed on July 16th while giving the state government time till July 19 to call off the gatherings on its own। अब कोर्ट ने किया क्या? ये तो कोर्ट ने बताया, इसके बाद किया क्या? कह रहे सभी सेंटिमेंट्स, सभी विचार, सभी भावनाएं, हालांकि वो रिलीजियस हों, कितनी भी धार्मिक हों, कह रहे वो सारी की सारी भावनाएं सबसर्विएंट हैं। सबसर्विएंट का मतलब होता है इन्फीरियर या सेकेंडरी। कह रहे वो बाद में आती हैं, और किसके? सबसे ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल राइट के। कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया। भले सबसे पहले लोगों की जान, उसके बाद में मंदिर, फिर मस्जिद, फिर गुरुद्वारा, फिर गिरजाघर, समझ गए ना, बाद में आएंगी सब चीज़ें। ये काम हुआ जुलाई 16 को। अब देखो कोर्ट ने जब ये ऑब्जर्व किया ना, तभी वो गिव भी कर रही थी, दे भी रही थी स्टेट गवर्नमेंट को टाइम जुलाई 19 का, कि वो कॉल ऑफ कर दे, कैंसिल कर दे सारे जमावड़े को, गैदरिंग को अपने आप से ऑन इट्स ऑन। समझ गए ना? तो कोर्ट ने बोला सबसे ज़रूरी ये है, अब आपको टाइम दे रहे हैं 4-5 दिनों का, अपने आप से ही सारी गैदरिंग को हटा दो, सब कांवड़ियों को घर भेज दो, इस साल भी यात्रा को हम अलाउ नहीं करेंगे। अब आओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सेंटिमेंट्स की वर्ब है। सेंटिमेंट्स की वर्ब है आर। सबसर्वेंट आप देख चुके हैं, सेकेंडरी टू, इन्फीरियर टू समबडी, है ना, जो सर्वेंट जैसा हो, सर्वेंट जैसा हो, आपके बाद में आता हो। इन तीनों के बाद में टू नाम की प्रीपोजिशन फिक्स है। सबसर्वेंट टू, सेकेंडरी टू, इन्फीरियर टू। ये इन्फीरियर वाला तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, इसको तो आपको अलग से याद रखना ही है। सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रीफर, सबके बाद में टू आता है। बस ये वही वाला टू है, यहाँ भी लगा दिया करो, यहाँ भी चिपका दिया करो। चलो इसमें और कुछ देखने वाला है क्या? जब कोर्ट ऑब्जर्व कर रही थी तभी वो इस टाइम को भी दे रही थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है गिविंग। ऑन को देख लेना। ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है इंग्लिश में जो हमेशा पजेसिव को साथ में लेगा, जिसके पहले माई, योर, आवर, हर, राम्स, मोहन्स ऐसा कुछ आएगा। ही केम बाय ओन कार, वो खुद की गाड़ी से आया। किसकी गाड़ी से आया? खुद की गाड़ी से आया। ओन क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कार नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, खुद की गाड़ी। अब देखो खुद की गाड़ी है ना, तो ही के लिए यहाँ पे पजेसिव लगा दो, हिज ओन कार। इस हिज को नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत है। ही केम बाय हिज ओन कार आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ देखो ही डजंट ओन ए कार। अब आप बोलोगे सर कार के लिए एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे भी हिज लगा देता हूँ। जो रट्टे मारते हैं ना वो ऐसे परेशान होते हैं इंग्लिश में। यहाँ भी ऑन आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑन वर्ब है। डज नॉट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑन मेन वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव के लिए पजेसिव लगाना है, मेन वर्ब के लिए पजेसिव मत लगाए ना। ही डज नॉट ओन ए कार बिल्कुल सही सेंटेंस है। समझ गए? चलो आगे बढ़े। ये कार एक नाउन, इससे मॉडिफाई नहीं हो सकता,
अगर मॉडिफाई करवाना होता तो यहाँ पे ए को आप उठा करके यहाँ रखते और इसको एन बनाते। जानते हो ना इतना कॉन्सेप्ट। आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो। चलिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट had earlier cancelled the yatra in its territory, rightly heeding warnings by experts that such large gatherings posed a major risk amidst fears and expectations of a third wave। अब कह रहा है इससे पहले क्या हुआ, उत्तराखंड की गवर्नमेंट कैंसिल कर चुकी थी इस यात्रा को अपने टेरिटरी में, अपने एरिया में। तो यूपी वाले तो करवा रहे थे, लेकिन उत्तराखंड वाले, यूके वाले कैंसिल करके ऑलरेडी बैठे थे। कह रहे सही तरीके से हीड करते हुए। कैंसिल कैसे किया? बिल्कुल सही तरीके से अपना ध्यान देते हुए, हीड करते हुए उन वार्निंग्स की तरफ जो एक्सपर्ट्स के द्वारा थी। कह रहे ऐसी लार्ज गैदरिंग्स पोज करती हैं, खड़ा करती हैं एक बहुत बड़े रिस्क को, और किस बीचों बीच फियर्स के और एक्सपेक्टेशंस के एक थर्ड वेव के अंदर। तो इन्होंने एक्सपर्ट्स को सुना और पहले ही यात्रा को कैंसिल कर दिया था उत्तराखंड की सरकार ने। अब देखो देखने वाली चीज़, गवर्नमेंट की वर्ब है हैड कैंसल्ड, हीडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। गवर्नमेंट ने कैंसिल किया हीड करते हुए, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। पहला काम मेन वर्ब, दूसरा काम पार्टिसिपल। गैदरिंग्स की वर्ब है पोज। पोज का मतलब होता है खड़ा करना एक रिस्क को। हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए आप पोज नाम के वर्ड को यूज़ करें। सवाल को, डाउट को, रिस्क को, धर्म संकट को, डिलेमा को, हमेशा पोज नाम की वर्ब बताती है। अब आओ इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा देखेंगे फटाफट। मुझे ये बता दो, हीड के बाद में, देखो हीड का मतलब होता है किसी चीज़ की सुनवाई करना। हीड के बाद में टू कब लगाना है और कब नहीं लगाना, कैसे डिसाइड करोगे? दो सेंटेंस आपके सामने हैं, हीड के बाद में टू लगा हुआ है। एक सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस गलत है। कैसे डिसाइड करोगे भाई? चलो बता देता हूँ। ही डिडंट हीड टू माई वार्निंग्स एंड ही डिडंट पे एनी हीड टू माई वार्निंग्स। यहाँ पे हीड आपकी वर्ब, यहाँ पे हीड आपका नाउन। ही डिड नॉट हीड माई वार्निंग्स। जब जब हीड एक वर्ब बनेगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में टू नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे डिड नॉट पे आपकी वर्ब है, पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हीड नाम का नाउन। अब ये नाउन अपने बाद में टू लेता है, यहाँ पे टू बिल्कुल ठीक है। तो एक ही वर्ड नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है। वर्ब फॉर्म में कुछ नहीं ले रहा अपने बाद, नाउन फॉर्म में अपने बाद प्रीपोजिशन ले रहा है। आपको ऐसे वर्ड्स को मैंने अलग से लेकर के समझाया हुआ है। दिखा दूं सारे वर्ड्स? चलो देख ही लो। ये सारे वर्ड्स हैं भाई, थोड़ा सा आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ले सको तो। आप इन्वेस्टिगेट देख रहे हो, वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। नाउन फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू आ जाता है, हीड के बाद में टू आ जाता है, इम्पैक्ट के बाद में ऑन आ जाता है। याद रखना ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं, राइट साइड में नाउन है, लेफ्ट साइड में वर्ब्स हैं, अपना अपना प्रीपोजिशन फिक्स है इनके पहले और इनके बाद। चले आगे बढ़े। इसको दिखाने का मतलब होता है आप इसको देखो, अपना दो बार दिमाग चलाओ। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आए होते हैं, फिर आप पूछते रहते हो सर ये कैसे हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया। कह रहे हाँ, यूपी वॉज हेल्प्ड बाय वेरियस कांवड़ संघ्स दैट ऑफर्ड टू अवॉइड टेकिंग आउट दिस यात्रा दिस ईयर टू। कह रहा उत्तर प्रदेश को हेल्प मिली थी पैसिव वॉइस में, अलग अलग कांवड़ संघ्स के द्वारा, जिन्होंने ऑफर किया कैसे अवॉइड किया जाए टेकिंग आउट कैंसलेशन यात्रा का इस साल भी। तो कह रहे पिछले साल तो हो गई थी, लेकिन इस साल कांवड़ संघ ने सरकार को बोला हम आपकी हेल्प करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करवाएंगे, कैसे भी करके अवॉइड करेंगे कांवड़ यात्रा इस साल कैंसिल ना हो। समझ गए? उत्तर प्रदेश की वर्ब है वॉज हेल्प्ड, दैट की वर्ब है ऑफर्ड, संघ्स के लिए आया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से संघ्स? वो वाले संघ जो ऑफर करते हैं। अब आपसे सवाल है मेरा, भाई ऑफर्ड टू अवॉइड, फिर यहाँ पे टेकिंग आउट क्यों लिखा है? ऐसा कौन सा ग्रामर रूल अपने यहाँ फंस गया जिसकी वजह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना पड़ा? पहले खुद से सवाल पूछो, आपके दिमाग में जवाब आए अच्छी बात है, नहीं आए तो अब समझा देता हूँ, ठीक है? देखो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद में लेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन को। अगर नाउन नहीं आया है, वर्ब आई है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही रखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अब इसी में आप वर्ड देखोगे कौन सा? अवॉइड। इसमें वर्ड है रिज्यूम, रिजेंड, एंजॉय, टॉलरेट, प्रैक्टिस। बहुत बार कर चुके हैं इन वर्ड्स को, है ना? बार बार देखो इनको, इमेजिन, कंसीडर। तो इनके बाद में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना जरूरी है। जैसे कि मान लो ये सेंटेंस है, आई कुड नॉट अवॉइड टू टॉक टू हर, मैं अवॉइड नहीं कर सका उससे बात करना। तो यहाँ पे अवॉइड के बाद में टू टॉक ना लगाएं, इस टू को निकालें और यहाँ पे लिखें टॉकिंग, अवॉइड टॉकिंग टू हर। ऐसे ये दूसरा सेंटेंस है, ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, बनाओ। सब लोगों को बोल रहा हूँ बनाओ इस सेंटेंस को। कंसीडरिंग के बाद में क्या लगाओगे? मैं मान रहा हूँ अटपटा लगेगा, लेकिन वो सही होगा, बनाने की कोशिश करो ताकि आपको एग्जाम में अटपटा ना लगे, है ना? कंसीडरिंग टू बाय लिखें या कंसीडरिंग बाइंग लिखें, क्या लिखें? कह रहा डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ मेला अर्लियर दिस ईयर was seen as responsible for a surge in the infections
in the run-up to the disastrous second wave that overpowered the country's health system for weeks. There are sections that believe that rituals and gatherings associated with religious faith must be allowed with some restrictions. अब बता रहा है धार्मिक रूप से भावुक लोगों की बात, वो क्या कहते हैं, कह रहा बावजूद इस फैक्ट के, कौन सा फैक्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करने का काम है कुंभ मेला को इस साल की शुरुआत में, कह रहे इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता था, वॉज सीन या देखा गया था जिम्मेदार तौर पे, रिस्पॉन्सिबल तौर पे एक चढ़ाव के लिए, एक इंक्रीज़ के लिए इन्फेक्शंस में रन अप टू डिजास्टर्स वेव के सामने। देखिए रन अप टू का मतलब होता है वो वाला पीरियड जो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले हो, किसी इवेंट से पहले जो है 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते होते हैं, वो कहलाता है रन अप टू पीरियड, है ना। तो कह रहा है इसको देखा गया था एक सर्च के लिए, सेकंड जो डिजास्टर्स वेव आई थी, सेकंड जो लहर आई थी कोरोना की, उससे पहले रन अप टू के तौर पे, उससे पहले के टाइम के तौर पे। कह रहा है वो वाली वेव जिसने ओवर पावर कर लिया, जिसने हरा दिया, पावर कर लिया, ऊपर आ गई ओवर पावर करके सारी कंट्री के हेल्थ सिस्टम को कई हफ्तों तक। और कह रहा है बावजूद इस चीज़ के, बावजूद कुंभ मेला से होने वाली चूक के, कह रहा है ऐसे सेक्शंस हैं, देयर आर सेक्शंस। और कैसे सेक्शंस, जो बिलीव करते हैं इस बात में दैट ये कि रिचुअल्स और गैदरिंग्स जो हैं, हमारे रिवाज और हमारी जो धार्मिक जमावड़े जो हैं, जो जुड़े हुए रिलीजियस फेथ से, धर्म से, कह रहा है उनको अलाउ किया जाना चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में। तो कह रहा है ऐसे वर्ग भी हैं हमारे समाज में जो यही कहते हैं कि हुआ होगा, कुंभ से जो भी होना था वो हुआ होगा, हम नहीं मानते, हमारे हिसाब से रिलीजियस फेथ से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको अलाउ करना चाहिए, चाहे थोड़ी पाबंदियाँ आप लगा लो। समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है वॉज सीन, पैसिव वॉइस में देखा गया था। रन अप टू मैंने आपको बता दिया, इन द रन अप टू मतलब इन दैट पीरियड, वो पीरियड जो बिल्कुल इवेंट से पहले है, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। डिजास्टर्स मतलब तबाही भरी, डिस्ट्रक्टिव बोल दो, क्लैमिटस बोल दो। वेव के लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन दैट, उसकी वर्ब है ओवर पावर। ओवर पावर करने का मतलब है किसी चीज़ से ज़्यादा पावर दिखाना, किसी चीज़ को हरा देना, किसी चीज़ को डोमिनेट करना। इस सेकंड वेव ने डोमिनेट किया था हमारे हेल्थ सिस्टम को कई हफ्तों तक। सेक्शंस की वर्ब है आर, सेंटेंस देर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट पड़ा हुआ है। दैट की वर्ब है बिलीव। गैदरिंग्स और रिचुअल्स की वर्ब है मस्ट बी अलाउड। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा लंबा है लेकिन आप पीस बाय पीस इसको पढ़ सकते हो। कह रहा है देयर मे बी अ केस फॉर रिलैक्सेशंस aimed at economic revival and restoration of a normality in most parts of the country, but there really is none when it comes to choosing between religious rights and the right to life and safety. कह रहे हाँ, काम के लिए, रोजगार के लिए रिलैक्सेशन होना जरूरी है लेकिन रिलीजन के लिए नहीं। कह रहे हो सकता है केस हो, देयर मे बी ए केस, जब भी एक केस हो ना किसी चीज़ के लिए, समझ लेना किसी चीज़ के लिए सपोर्ट हो, है ना। कह रहा है एक लॉजिक या सपोर्ट हो सकता है, एक केस हो सकता है रिलैक्सेशंस के लिए, ऐसी छूट के लिए जो एम्ड एट हो इकोनॉमिक रिवाइवल पे, आर्थिक मंदी को रोकने पे, और रेस्टोरेशन पे, नॉर्मलिटी के अंदर बहाली पे, सामान्य हालातों की ज़्यादातर पार्ट्स में हमारे देश के। कह रहा है एक बिल्कुल लॉजिक है इस चीज़ का, है ना। कह रहा है लेकिन वहाँ कोई भी लॉजिक नहीं है, देयर इज़ नन, देयर इज़ नो लॉजिक, देयर इज़ नो केस, जब बात हो व्हेन इट कम्स टू चूज़ करने की रिलीजियस राइट्स और राइट टू लाइफ के बीच में एक चीज़ को, है ना। जब आपको जान और रिलीजन के बीच में चूज़ करना हो तब कोई चॉइस नहीं है आपके पास, जान को पहले चूज़ करेंगे, लेकिन जान और रोज़गार के बीच में हमारे पास चॉइस है, इसलिए हम रोज़गार के नाम पे लॉकडाउन्स को हटा सकते हैं, ऐसा लॉजिक है। समझ गए। केस की वर्ब है मे बी, रेस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली, इसको रीइंस्टेशन भी बोल सकते हो, रेस्टोरेशन का सिनोनिम हो गया, है ना। एम्ड एट मतलब ऐसी रिलैक्सेशन जिनका यही एम था, एम्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नन की वर्ब है इज, अगेन देर से शुरू हो रहा है क्लोज, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा हुआ है। अब आपसे सवाल है मेरा, व्हेन इट कम्स टू, इसके बाद में चूजिंग लिखा है, क्या रीजन है भाई। व्हेन इट कम्स टू, यहाँ पे तो टू लगा है ना, तो टू के बाद में तो चूज आना चाहिए, तो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग क्यों लिखा है। चलो, बहुत सारे फ्रेज है इंग्लिश में जिनके लास्ट में टू आता है, लेकिन अपने बाद में वो नाउन या जीरन को लेंगे बावजूद टू के आने के, समझ गए ना। व्हेन इट कम्स टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसे ही फ्रेजेज हैं। सारे फ्रेज मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग से हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, और नहीं है तो अभी ले सकते हो। ये वो सारे फ्रेज हैं जिनके बाद में आपको टू के बाद में नाउन या जीरन को लगाना है। व्हेन इट कम्स टू, विद अ व्यू टू, अपोज टू, है ना, एडिक्टेड टू, की टू, लिंक टू, सब के सब ऐसे ही फ्रेज है। चलिए बढ़े आगे। चीज़ें अपने सब कवर कर ली हैं, बस जो लड़का रेगुलर है, रोज क्लास को देखता है, पहले खुद पढ़ के आता है आर्टिकल को, वही लड़का फायदा उठा पाएगा। Kerala, the easing of lockdown restrictions for 3 days in Kerala to help people celebrate Bakrid is a case in point। कह रहे जो ईज करने का काम है लॉकडाउन्स को,
जो आसान बनाने का काम है लॉकडाउन की पाबंदियों को 3 दिनों के लिए केरला के अंदर, ताकि हेल्प किया जाए लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए बकर ईद। कह रहा है ये ईजिंग भी अपने आप में केस इन पॉइंट है, ये ईजिंग भी अपने आप में इसी चीज़ का एक उदाहरण है। कैसे आपने 3 दिन की छूट दे दी, आपने छूट दी है, इसीलिए केरला आज की डेट में कोविड से जूझ रहा है। ईजिंग की वो होगी इज, समझ गए ना, आगे बढ़े। कह रहा इट हैज़ अट्रैक्टेड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म as any relaxations after a long spell of severe curbs will have to be based on a scientific assessment of the number of daily infections, the rate of positivity and signs of abatement। कह रहा है इसने सही अट्रैक्ट किया है क्रिटिसिज्म को। केरला का ये जो काम है इसकी सही आलोचना हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, जस्टिफाइड है। कह रहा है क्योंकि कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी छूट जो है एक बहुत ही लंबे स्पेल, बहुत ही लंबे पीरियड के जो है सीवियर कर्ब्स का, जो है बहुत ही कड़ी पाबंदियों का, कह रहा है ऐसा रिलैक्सेशन बेस्ड होना ही चाहिए, इसको आधारित होना ही चाहिए साइंटिफिक जायजे पे, वैज्ञानिक असेसमेंट पे, डेली इन्फेक्शंस के नंबर पे, है ना, कितने इन्फेक्शन रोज आ रहे हैं, और रेट ऑफ पॉजिटिविटी पे, और उन साइंस पे जो है अबेटमेंट इन पैंडमिक, जो साइंस जो है निशान जो है पैंडमिक के धीमे पड़ने के हैं। तो अगर आपको खोलना ही था तो पहले साइंटिफिक असेसमेंट करते, क्या इन्फेक्शंस कम हुए हैं, क्या पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, क्या जो है पैंडमिक कम हो रही है। अगर ये सब चीज़ें हाँ में होती तभी आपको इस काम को करना था, नहीं किया इसलिए आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है। इट की वर्ब है हैज़ अट्रैक्टेड, जस्टिफाइड मतलब जो ठीक हो, टेनेबल हो, अप्रोप्रिएट हो। रिलैक्सेशन की वर्ब है विल हैव टू बी बेस्ड। स्पेल का मतलब होता है पीरियड। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी का कम होना, ईजिंग या मिटिगेशन, है ना, किसी चीज़ का नरम पड़ना। केरला इज वन ऑफ द स्टेट्स whose daily numbers are causing concern and the easing of restrictions defies logic and flies in the face of science। केरला उन स्टेट्स में से एक स्टेट है, बहुत सारी स्टेट्स हैं भारत में, उनमें से एक स्टेट है केरला, जिसका रोज का आंकड़ा कॉज कर रहा है कंसर्न को। केरला में रोज नए केसेस सबको परेशान कर रहे हैं। कह रहा है और ईज करना जो रिस्ट्रिक्शंस का है ना, ये डिफाई करता है लॉजिक को, ये हरा देता है लॉजिक को, और फ्लाई इन द फेस ऑफ करता है, अवहेलना करता है, अनादर करता है साइंस का। तो केरला ने सारे देश को अभी परेशान किया हुआ है केरला से, और केरला खुद भी परेशान है कोविड से, और जो काम केरला ने किया है ये लॉजिक को भी हरा देता है और साइंस को भी अनादर करता है। समझ गए। अब आओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। केरला की वर्ब है इज, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन। भाई बहुत सारे होंगे, उन्हीं में से एक निकालोगे, तो बहुत सारे होने के लिए प्लूरल नाउन वन ऑफ के बाद में लिखोगे, तभी आप वन को रख पाओगे, है ना, हमेशा प्लूरल नाउन्स। डेली नंबर्स की वर्ब है आर कॉजिंग। ईजिंग की वर्ब है डिफाइड्स एंड फ्लाइज इन द फेस ऑफ। डिफाई का मतलब होता है रिडिकुल करना, इग्नोर करना। मैंने आपको बोला आगे कुआं मत जाओ, आपने बोला हट मैं तो जाऊंगा, तो आप डिफाई कर रहे हो, आप मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो, रिडिकुल कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। डिफाई नाम की वर्ब का ही सिनोनिम होता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। सरकार ने बोला मास्क लगाओ, आप जो लगाते थे वो भी लगाना बंद कर गए, सरकार की बात की अवहेलना कर रहे हो, फ्लाई इन द फेस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शन कर रहे हो, है ना। डिफाई और ये दोनों इडियम जो है एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अब आ जाओ, इसमें देखने वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हुज गलत लगा हुआ है स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से। आजकल की बोलने चलने वाली ग्रामर अलग है, स्टैंडर्ड ग्रामर अलग होती है। समझ लो कैसे होता है। देखो हु आप जानते हो ह्यूमंस के लिए लगता है, विच लगता है नॉन ह्यूमंस के लिए। हु का पॉजेसिव होता है ऑफ हुम, और विच का पॉजेसिव होता है ऑफ विच। कन्फ्यूजन कहाँ आई है? कन्फ्यूजन ये आई है कि इंग्लिश में ऑफ हुम के लिए एक सिंगुलर वर्ड भी है हुज। तो जहाँ जहाँ आप हुज देख लें, आप सोच लेना इंसानों के लिए पॉजेसिव बनाया हुआ है। अगर इंसान वहाँ पे ना लगे हों, कोई जानवर हो, कोई कुर्सी हो, कोई मेज हो, नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, तो आप समझ लेना ये ऑफ जो हुज है इसको मैं ऑफ हुम मानूंगा और हुम को रिप्लेस करूंगा विच से। समझ गए मेरी बात को। हु का पॉजेसिव ऑफ हुम उसको हम हुज भी बोलते हैं, विच का पॉजेसिव ऑफ विच इसको कुछ और नहीं बोलते हैं। तो हुज जहाँ मिले और इंसान की बात ना हो रही हो, हुज को आप रिप्लेस कर दें ऑफ विच से। कैसे करोगे ध्यान से देखो। द गर्ल हुज नेम इज शालिनी वन द स्कॉलरशिप। लड़की जिसका नाम शालिनी है उसने स्कॉलरशिप को जीता। लड़की के लिए आया हुज, जिसका नाम, हुज नेम इज शालिनी। भाई लड़की है, इंसान है, ह्यूमन है, तो ऑफ हुम लगा दो या हुज लगा दो, एक ही बात है। सेंटेंस में नो एरर, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो, एन एक्सपेंसिव कार हुज फ्यूल टैंक इज एम्प्टी इज यूजलेस। एक महंगी कार जिसका फ्यूल का टैंक खाली है वो यूजलेस है, बिना काम किए। अब देखो कार का फ्यूल टैंक, कार के लिए हुज लगा दिया, कार तो इंसान है नहीं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे लगाऊंगा ऑफ विच। अब ध्यान क्या देना है, ऑफ विच से पहले भी एक नाउन आएगा, क्योंकि ऑफ जो है किसी चीज़ का होता है ना, बैग ऑफ राम, बट फ्यूल टैंक ऑफ विच।
फ्यूल टैंक को ऑफ विच से पहले रखें। और यहाँ पे द लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है जब दो नाउन ऑफ से जुड़ जाते हैं, जब दो नाउन्स के बीच में ऑफ आ जाता है नाउन प्रोनाउन के बीच में, तो पहले वाले से पहले हम द को लगाते हैं। आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो आप ऑफ विच की पोजीशन को भी चेंज करोगे, द फ्यूल टैंक ऑफ विच इज एम्प्टी इज यूजलेस। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, केरला द डेली नंबर्स ऑफ विच आर कॉजिंग कंसर्न। केरला इंसान थोड़े ना, बड़े आगे। Kerala state government will be hard pressed to explain its decision to the top court, which will quite rightly demand much more than a routine clarification that the relaxations were accompanied by instructions for maintaining the COVID-19 protocol. कह रहे जब सुप्रीम कोर्ट केरला गवर्नमेंट की पेशी करवाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना हार्ड प्रेस्ड होगी, बहुत ज़्यादा दबाव में होगी, जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपने इस फैसले को टॉप कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। समझ गए ना, बड़ी प्रेशर में आ जाएगी केरला की सरकार। कह रहा है वो सरकार, वो टॉप कोर्ट जिसने बहुत जस्ट राइटली डिमांड किया है, जिसने बहुत सही तरीके से मांग की है, और ज़्यादा मोर, मच मोर, और किससे ज़्यादा, रूटीन क्लैरिफिकेशन से। कह रहा है रोज़ वाला क्लैरिफिकेशन हमें मत देना, कोर्ट ने बोल दिया। जो रोज़ में आप दे देते हो ना रूटीन में क्लैरिफिकेशन, दैट वो ये कि रिलैक्सेशन जो थे वो कंपनी बाय थे, रिलैक्सेशन जो है बिल्कुल कंपनी में आए थे, बिल्कुल साथ साथ थे इंस्ट्रक्शंस के, जो थी मेंटेन करने की कोविड-19 प्रोटोकॉल को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कोई बहाना लेकर के मत आना कि हमने इसलिए करवाया क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल को हम फॉलो करवा रहे थे। ऐसा रूटीन क्लैरिफिकेशन से ज़्यादा हमें आपको देना पड़ेगा। समझ गए। गवर्नमेंट की वर्ब है विल बी, विच की वर्ब है विल क्वाइटली डिमांड, रिलैक्सेशंस की वर्ब है वर कॉम्पोनेंट पैसिव वॉइस में, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना, कुछ है क्या। डिमांड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए आप जो है डिमांड के बाद में फॉर नाम की प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करते जब ये वर्ब फॉर्म में यूज़ हुआ हो। आज का आर्टिकल बहुत सारे लर्निंग लेसन्स में से फुल ऑफ था, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे। कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं अभी काटूंगा, वीडियो अगर लंबी हुई ना तो एक दो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं निकाल देता हूँ। देख लेते हैं कितने बचेंगे, वीडियो में पता लग जाएगा आपको। ये आपका क्विज है आज का। अब देखो वीडियो भी लंबी होगी और ऑफिस के लिए भी मैं लेट हो रहा हूँ। सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना वही चीज़ें अप्लाई होंगी। इसमें मिलेगी 3 एरर्स, इसमें मिलेंगी 2 एरर्स, और इसमें मिलेंगे 2, जो आपको 2 ब्लैंक्स भरने हैं। 3, 2, 5 और 2, 7। आउट ऑफ 7 आपको क्या मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आंसर्स वहाँ से चेक कर लेना और 7 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर मुझे बताना। चैलेंज की तरह लो इसको, ये चैलेंज है आपका, पूरा आपने इन्वेस्ट किया ना टाइम, अब चैलेंज के साथ में अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक भी करो। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डालो, रोज़ लिखा करो। राइटिंग स्किल्स के लिए एक प्रोग्राम अब लॉन्च हो गया है टेलीग्राम पे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।